unfortunate, but it may be a reality in certain number of cases. एंड कमिंग टू अननेसेसरी सर्जरीज, डॉक्टर साहब आपने किताब में भी कुछ लिखा है वहाँ पर, और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, द स्कैल्पल इज़ ए वर्क ऑफ फिक्शन, सो एनी रिजेम्बलेंस टू एनी इवेंट और पर्सन इज टोटली कोइंसिडेंटल। कभी आपको हकीकत बयान करने के लिए कभी ये कहानी का सहारा लेना पड़ता है। अननेसेसरी सर्जरीज जैसे हिस्टेक्टोमी, सिजेरियन सेक्शन और भी बहुत सारी, स्टेंट्स लगना, जहाँ स्टेंट की ज़रूरत नहीं है स्टेंट लगना चाहिए, जहाँ ब्लॉकेज 60 to 70% है, 40% के ब्लॉकेज को क्रिटिकल ब्लॉकेज कह के स्टेंट लगा देना, वो भी अनैतिकता है। एक नॉर्मल स्टेंट को, बेयर मेटल स्टेंट जिसको कहते हैं, उसको लगा के और ड्रग कोटेड स्टेंट के लिए चार्ज करना, वो भी अनैतिकता है। लेकिन अब इस सब के पीछे है क्या? सबके पीछे वही है, पैसे की दौड़ है, पैसे का एक वो प्रलोभन है। और मैं हैरान हो जाता हूँ कि इस पैसे का इतने का करना क्या है। मैं अपने कोलीग्स को कहता हूँ आज कि बाई द ईयर 2040 ऑल ऑफ यू विल बी डेड। जो मेरे कोलीग्स हैं हमारी रेंज के, 2040 तक तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं होगा। तो ये पैसा किस लिए इकट्ठा करें? इस हाल में जितने लोग बैठे हैं, बाय 2080 ऑल ऑफ अस विल बी डेड। सही? ओके। ये एक मानसिकता बन गई है कि करप्ट प्रैक्टिस से ही पैसा आएगा, नंबर 1। नंबर 2 कि पैसा इकट्ठा करना, और ये भूल जाते हैं कि या 2080 तक आप लोग याद रखिए वो फिगर, और 2040 तक हम याद रख लेते हैं कि वो सब इकट्ठा करके छोड़ के जाना कहाँ है। तो ये हुआ क्यों? जैसे हमने पिछले हफ्ते का एक समाज का, पवन जी, एक माहौल बन गया, माहौल एक सारा एक एटमॉस्फेयर बन गया, एक सोच विचार बन गया कि हमने पैसा इकट्ठा करना है। चाहे एक मंत्री है, अब वो उसको देख देख के जितना भी यंग लोग हैं वो सोचते हैं अरे हम क्यों पीछे रह गए। मैं तो सोचता हूँ अगर आपको मेडिसिन की अनैतिकता की या एथिक्स की विचार को चिंता है तो हम सब एक कोशिश करें कि सारे समाज की जो अनैतिकता है उसको ठीक किया जाए। और उसके लिए मेरा हमेशा एक ही सवाल है जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में बार बार कहता हूँ, द पनिशमेंट शुड बी एग्जाम्पलरी, पनिशमेंट शुड बी सच डेटरेंट फॉर अदर्स, ओनली देन दे विल स्टॉप डूइंग ऑल दिस। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी तक क्या किया है जिसके थ्रू ये चीज़ें रेगुलेट हों, ये चीज़ इनमें कमी आए, बल्कि धीरे धीरे बंद हो? आपको याद होगा सबको, बच्चे लोग तो आजकल बड़ा इंटरनेट पे हैं, कि दी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिसॉल्व्ड एज सच, इट हैज़ बीन सुपरसीडेड बाय ए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। और ये अब हम इसमें 7 लोग हैं, 6 मेंबर हैं, एक चेयरमैन साहब हैं। सबका इस वक्त एक डिटर्मिन्ड एक डिसीजन है कि हमने एक तो पारदर्शिता लानी है, ट्रांसपेरेंसी, दूसरा हमने जो करप्शन है या अनैतिकता है, जो भी उसका वर्ड है, उसको उससे हमने इन लोगों को, बच्चों को बचाना है। करेक्ट। इसके लिए एक एथिक्स कमेटी हमने रिकॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें इस देश के सीनियर जो लोग, जिनके ऊपर कभी उंगली नहीं उठी, पीपल हु हैव बीन अबव बोर्ड ऑल देयर लाइव्स। देखिए, एक शैतान आदमी किसी हद तक ही अपनी शैतानी छुपा सकता है। एक पर्सन इन द प्रोफेशन जब 40 साल रहा या 30 साल रहा, नोबडी रेज्ड पॉइंटेड ए फिंगर एट हिम। दोज आर द पर्सन्स वी ब्रॉट इन द एथिक्स कमेटी कि आप सुपरवाइज करिए, आप उन डॉक्टर्स को पनिश करिए। आप कह रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं? अब एथिक्स कमेटी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं सारे देश की, वो पहले रीजनल काउंसिल्स में जाती हैं, पंजाब मेडिकल काउंसिल या महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल। वहाँ से जो एग्रीव्ड पार्टीज़ है, जिनको लगता है कि हमारे फैमिली के साथ अन्याय हुआ है, वो डॉक्टर ने अनैतिकता से काम किया है, अनएथिकल किया है, हमें जस्टिस नहीं मिला, वो फिर फाइनल अपील होती है। और उसमें पनिशमेंट्स जो हैं, वही वो जो मैंने सेंटेंस बोला है, पनिशमेंट शुड बी सो सीवियर। व्हेन आई एड्रेस्ड द एथिक्स कमिटी आई सेड वी शुड कम डाउन सो heavily on the unethical and unprofessional people
that we make example out of them. तो रेगुलेशंस क्या हैं? अब एमसीआई गाइडलाइंस आई हैं, वो क्या कह रही हैं? अगर किसी भी मेडिकल प्रोफेशन के पर्सन ने एक गलत काम किया है, जो कि गलत काम डिफरेंट है, डिफरेंट मॉरल करप्शन है, फाइनेंशियल करप्शन है, अनैतिकता, अपने प्रोफेशनल वर्क में किया, नेग्लिजेंस किया, पेशेंट को देखना था रात को आई नहीं। एक चीज के बारे में मैंने उनको कहा है कि अगर किसी से मिस्टेक हुई है, प्लीज गो लीनियंट ऑन दैट, क्योंकि उसमें उसकी इंटेंशन नहीं थी खराब करने की, क्योंकि हमने अपना ये भी देखना है कि नीयत क्या थी, बात तो इंटेंशन मालाफाइड नहीं होनी चाहिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन किन चीजों को अवैध डिक्लेयर करती है? कोई भी ऐसा काम जो एक डॉक्टर को नहीं करना चाहिए था, मॉरली, प्रोफेशनली, अगर उसने किया है तो ही इज कल्प्रिट। जैसे एक डॉक्टर के बारे में एक कंप्लेंट है कि उसने वही जो मैं 40% ब्लॉकेज था या 20% था, वो उसने स्टेंट लगा दिए, एंड इट गेट्स प्रूवन अननेसेसरी। जैसे गुरुआ साहब ने कहा था कि जो अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो अननेसेसरी ट्रीटमेंट है, एक बड़े सीनियर आदमी का लाइसेंस सस्पेंड हुआ है, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। ऐसे ही कुछ और लोग हैं जिनको पनिशमेंट्स मिली हैं, उनका नाम कॉलेज, जो हमारा कॉलेज या रोल है, जो लिस्ट है या रजिस्ट्रेशन है, उनके नाम हटा दिए गए हैं। तो स्पॉन्सरशिप्स और गिफ्ट्स पे क्या पॉइंट है? वो तो बड़ा क्लियर है कि दे विल नॉट बी अलाउड, और उसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन है, क्योंकि वही जो हम बात कर रहे थे पिछली बार, प्रलोभन है, तो वो सब अब तो वो फार्मा कंपनीज अब नहीं कर सकती। और मेडिकल टेक्नोलॉजी में जो कंपनीज हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए डॉक्टर को ट्रैवल वगैरह करा सकती हैं। तो वो तो एक एकेडमिक और टीचिंग और एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, उसमें मैराफाइड कुछ नहीं। और या एक डॉक्टर ट्रैवल कर रहा है एज अ टीचर समवेयर, एज अ फैकल्टी समवेयर, तो दैट कैन, वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, allows के वो डॉक्टर एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर कैन गो समवेयर एंड टीच दैट, एंड दैट कॉस्ट इज बोर्न बाय द कंपनी। जैसे एक कोई नया ड्रग आई है या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है जैसे आप बोलते हैं, और उसके बारे में अगर एजुकेट करना है लोगों को, तो एजुकेट कौन करेंगे? सीनियर लीडर्स इन दी कम्युनिटी। और वो अगर जाके कहीं उसको एजुकेट कर रहे हैं बाकी और कोलीग्स को, तो उसको वो एजुकेट होने के लिए जा रहे हैं, वो भी अलाउड होगा। प्रश्नों की बारी है। प्रश्न सर, मैं जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर को सेकंड भगवान कहते हैं, लेकिन जब मरीजों के गुर्दे, उनके हृदय, उनकी किडनियों को निकालकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचे जाते हैं, तो क्या ये करप्शन है? यदि है तो इसका क्या सलूशन होना चाहिए? एक पूरा कार्टेल है, कार्टेल एक ग्रुप है जो इस ऑर्गन ट्रेड में बिजनेस कर रहा है। डॉक्टर को वो यूज कर रहा है एज एन इंस्ट्रूमेंट। डॉक्टर का जो दी स्कैल्पल है, एक्चुअली ये शब्द वहीं से, स्कैल्पल इज द नाइफ विच द सर्जन यूजेस। डॉक्टर के स्कैल्पल को वो एक एज इंस्ट्रूमेंट यूज करता है टू टेक आउट द ऑर्गन्स। जैसे आपने कहा किडनीज हैं, और इस किताब में हमने लिखा है हृदय, लिवर, ओवरीज, टेस्टिस, important parts in bones, skin। ये एक बहुत बड़ा एक क्रिमिनल एक एक्टिविटी है। डॉक्टर इज पार्ट ऑफ दैट, डॉक्टर इज पार्ट ऑफ दैट, ही इज पार्टिसिपेटिंग, एंड फॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड सर्जन्स आर नॉट डूइंग दैट, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी। और ये बिल्कुल अनएथिकल है, गलत है। ये तो करप्शन नहीं है, ये तो क्राइम है। जो लोग ये कर रहे हैं, ये सिर्फ करप्शन और अनएथिकल बात नहीं है, ये उसके बहुत बियॉन्ड है। अगर कोई किसी को बिना बताए हुए उसका एक ऑर्गन निकाल रहा है, तो ये फिर सिर्फ करप्शन और अनएथिकल इशू नहीं है, ये जुर्म है, ये क्राइम है, इट्स क्रिमिनल। वो पर्सन इमीडिएटली नीड्स टू बी अरेस्टेड एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम रिपीटिंग इट। और वो होता भी है, और इसको तो सारी मेडिकल कम्युनिटी कंडेम करती है। जो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, ये तो बहुत ही आइसोलेटेड, रियलिटी में जो मिनिस्क्यूल लोग करते हैं, दे आर कंडेम्ड बाय द मेडिकल कम्युनिटी, एंड
they are arrested and criminal proceedings are launched against them. मेडिकल कम्युनिटी उसको कंडेम करती है, ऑस्ट्रेसाइज कर देती है, ऑस्ट्रेसाइज करती है, एंड दैट प्रूव्स अगेन दैट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन मेडिकल प्रोफेशन एंड एज मैटर ऑफ फैक्ट इन एवरी प्रोफेशन, जो चाहे वो मीडिया है, पुलिस है, आर्मी है, दे आर ऑनेस्ट पीपल। और इतनी हालत ख़राब नहीं है, आप धीरज रखें। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल हम ये देखते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से पेशेंट की जान चली जाती है, तो आप इस स्थिति को क्या कहेंगे? क्या इस स्थिति में डॉक्टर अपने प्रोफेशन से ईमानदारी कर रहे हैं? मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि बहुत सी बार क्या होता है कि द पर्सन इज़ हंग बिफोर अ ट्रायल, जिसका मतलब कि उससे पहले कि ये इन्वेस्टिगेट हो कि क्या हुआ, सीधा उसको ऑस्ट्रेसाइज, उसको ब्लेम कर दिया जाता है, और मीडिया उसमें अक्सर एक बहुत वन साइडेड रिपोर्टिंग भी हो जाती है। अगर एक डॉक्टर से गलती हुई है तो जैसे डॉक्टर रिसम थोड़ी देर पहले कह रहे थे, कुछ चीज़ें तो होती हैं जिसको आप गलती मानोगे या उसको एक नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज़ मानोगे या कॉम्प्लिकेशन मानोगे। एक मान लीजिए एक पेशेंट है जिसकी बहुत हाई शुगर्स चल रही हैं और वो इन्फेक्शन सेप्सिस में आता है और उसकी किडनीज़ भी साथ में फेल होने लगती हैं वाइल द पेशेंट इज़ इन द हॉस्पिटल, और अब उसको अगर रिलेटिव्स ये कहें कि जब आया था तब तो किडनी ठीक थी और अब किडनी ख़राब हो गई, तो वो डॉक्टर की गलती नहीं है, वो तो डिजीज़ का कोर्स इस तरह का है। कुछ नॉन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि मान लीजिए एक सर्जरी कर रहे हैं, एक ब्लड वेसल के पास सर्जन, तो वो बावजूद प्रिकॉशंस के वो वेसल डैमेज हो जाए जिससे पेशेंट को नुकसान हो, बट इट इज़ अ नॉन कॉम्प्लिकेशन जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखी हुई हैं। और कुछ एक होते हैं एक एरर्स ऑफ जजमेंट जो कि अलाउएबल होते हैं कि हाँ एक नॉर्मल इंडिविजुअल, हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे हम छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम, उसमें एक एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है। हाँ, लेकिन जहाँ नेग्लिजेंस का सवाल है कि डॉक्टर ने बिकॉज ही वॉज नॉट केयरफुल इनफ और इसलिए उसकी वजह से गलती हुई है, वो डेफिनेटली दे नीड टू बी कंडेम्ड। लेकिन अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही कोई बात होती है, आजकल इतना हमारा म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट का ज़माना है कि पेशेंट मान ही लेता है कि डॉक्टर की गलती से हुई है, और बिफोर एनी जस्ट इन्वेस्टिगेशन के किस वजह से हुआ है वो इस तरह से रिपोर्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब, आयट्रोजेनिक कॉम्प्लिकेशंस उन कॉम्प्लिकेशंस का नाम है जो मेडिकल पद्धति के कारण आ गए। ठीक, इसमें ऐसा नहीं होता क्या कि कई आयट्रोजेनिक कॉम्प्लिकेशंस इसलिए आते हैं क्योंकि हायर रिस्क प्रोसीजर यूज़ किया गया, क्योंकि लोअर रिस्क प्रोसीजर हमने सीखा नहीं? मतलब क्या हमें सीखना वो ज़रूरी था जिससे हम लोअर रिस्क प्रोसीजर्स में जाएं? एक्चुअली डेफिनेटली देखिए, इंडिया में तो अभी ये इतना नहीं है, लेकिन बाहर अब क्या है कि क्रेडेंशलिंग, प्रिविलेजेस अवॉर्ड करने का, क्रेडेंशलिंग के मतलब एक इंडिविजुअल एक प्रोसीजर को करने के लिए एंटाइटल्ड है या नहीं, उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कि पहले ही शुड वॉच अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोसीजर्स। मान लीजिए मैं कैटरेक्ट सर्जरी, बहुत सिंपल सी चीज़ बोलूँ तो उसको पहले वो कैटरेक्ट सर्जरी 20 मान लीजिए देखेगा, फिर वो 20 में वॉशअप करके असिस्ट करेगा, फिर उसके बाद 20 वो अंडर सुपरविजन करेगा, फिर वो 20 तब करेगा जबकि उसको कोई देख रहा है, और फिर उसके बाद उसको अलाउ किया जाता है क्रेडेंशलिंग। उसके बाद क्या होता है, उसका ईयर ऑन ईयर ये देखा जाता है कि उसका रिस्क कॉम्प्लिकेशंस का क्या है, कि उसका पोस्टीरियर कैप्सुलर रप्चर जैसे उसमें हो जाता है तो उसका क्या इंसिडेंस है, इज़ इट एक्सेप्टेबल, और अगर एक्सेप्टेबल है तो ही इज़ अलाउड टू प्रैक्टिस। लेकिन अगर एक सर्टन स्टेज पे नहीं होता तो देन दे आर रिकॉल्ड। मे बी हमारी सोसाइटी में भी अल्टीमेटली वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट कि हमारी हर प्रोसीजर के लिए, हर चीज़ के लिए इस तरह का हो। ऑनेस्टली इट्स रिक्वायर्ड फॉर मोर प्रोफेशंस एंड मियरली मेडिसिन। मेडिसिन में और ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्रॉब्ली वी डील विद लाइव्स, लेकिन हाँ इसकी ज़रूरत है। और ठीक बात है, अगर किसी डॉक्टर ने एक सिंपलर प्रोसीजर नहीं सीखा है और फिर इसलिए वो सिर्फ हाई रिस्क प्रोसीजर कर रहा है तो वो गलत है। बट आई थिंक इन द फर्स्ट प्लेस देन ही शुड नॉट बी अलाउड टू प्रैक्टिस और अलाउड टू ऑपरेट। बहुत ही खूबसूरत समाधान आपने दिया डॉक्टर साहब। इस पे मेडिकल प्रोफेशन क्या कर रहा है कि इस तरह की क्रेडेंशियलिंग इंडिया में भी आए? I am a part of the privileging and credentialing committee of my hospital. Privileging and credentialing committee का मतलब क्या होता है कि किस इंडिविजुअल को क्या प्रोसीजर्स करने दिए जाएं। कि मैं हूँ तो एनेस्थेटिस्ट, मैं अब जाके अगर बोल दूँ कि मैं लिवर ट्रांसप्लांट कर दूंगा तो वो पेशेंट डेफिनेटली नहीं सर्वाइव करेगा अगर मैं, क्योंकि मैं आई एम नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। कई बार ग्रीड ऐसी चीज़ होती है कि मैं सोचता हूँ कि आई विल ट्राई टू बाइट मोर देन व्हाट आई कैन च्यू, तो इसलिए लोग करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन इंस्टीट्यूशंस पे क्या करता है, डेवलप करते हैं कि एक तो जैसे प्रिविलेजिंग एंड क्रेडेंशियल कमेटी, उसके अलावा बेसिक लेवल पे क्या चीज़ें हैं। हॉस्पिटल्स आजकल जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो सारे एक्रेडिटेशन की ज़रूरत है उनको। तो इंडिया में जैसे एक NABH है, हाँ, और एक जैसे बाहर जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल है अमेरिकन, तो उनकी इंसिस्टेंस है दैट देयर शुड बी सर्टन कमिटीज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मॉनिटर दिस। वो क्या कमिटीज़ हैं? एक तो एथिक्स कमेटी होती है, एक ऑडिट मेडिकल ऑडिट कमेटी होती है, एक पेशेंट्स चार्टर ऑफ राइट्स होता है विच शुड बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड। तो इन सब को मिला के क्या होता है कि पेशेंट को समझाया जाता है कि तुम्हारे राइट्स क्या हैं। राइट्स में ऑटोनॉमी आता है कि पेशेंट हैज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड टेक अ डिसीजन ऑन हिज कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। फिर उसका ये होता है एक प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस, जिसका मतलब ये है कि डॉक्टर विल वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। फिर एक नॉन मैलफिसेंस, जिसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डू नो हार्म, प्राइमरली डू नो हार्म। मेडिकल प्रिंसिपल यही है कि हम उसके पहले कि हम कोई चीज़ में इंटरवीन करें, हमें समझना चाहिए दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट वांट टू डू एनी हार्म। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, कि पेशेंट की जो मेडिकल इंफॉर्मेशन है उसको हम अपने तक ही रखेंगे। देन राइट टू द पेशेंट्स राइट इज़ टू राइट टू नो द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, कि अगर उसको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसकी कॉस्ट, आर देयर एनी ऑप्शंस अवेलेबल, कि सेम चीज़ के लिए कभी कभी सर्जरी भी अवेलेबल है और मेडिसिन्स भी अवेलेबल हैं, स्टेंट भी अवेलेबल है और सर्जरी भी अवेलेबल है, या कैंसर पेशेंट को सर्जरी भी अवेलेबल है, रेडिएशन भी अवेलेबल है और मेडिसिन भी अवेलेबल है। तो पेशेंट शुड बी मेड अवेयर ऑफ दीज और एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि अगर पेशेंट का कोई प्रोसीजर होना है तो पेशेंट को पहले बताया जाना चाहिए कि आपको ये प्रोसीजर करना है, उससे ये होगा एडवांटेज, ये डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। अब आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, बहुत अच्छे आपने पॉइंट बताया। इससे हमें ये लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ें हम अपने सेक्टर में लाएं, मेडिकल सेक्टर में, तो ऑटोमेटिकली जो अनैतिकता है उसका स्कोप कम हो जाएगा करने का। पेशेंट बहुत बिलीव करता है, ठीक है, डॉक्टर के ऊपर, तो क्या कहते हैं सर, पेमेंट की मतलब सैलरी की वजह से वो जान मतलब लापरवाही कैसे कर सकता है एक पेशेंट के साथ, पैसे की वजह से सर? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बहुत ज़्यादा लोग, मेजॉरिटी के जो लोग हैं, वो हाईएस्ट जो लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है जिस पे अभी बात हुई थी, वो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और उसका एक स्पेक्ट्रम का दूर तक जाइए। मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन दिस कंट्री डू नॉट गेट क्लीन वाटर, लार्ज नंबर ऑफ पीपल डू नॉट गेट एनफ फूड। आपने शायद गुर्बत देखी नहीं होगी। यही जो गुर्बत है या पावर्टी है या लैक ऑफ फाइनेंस, कोई भी शब्द यूज़ करें, वो फिर वहीं हॉस्पिटल तक पहुंचता है वो फैक्टर। आई एक्सेप्ट इट, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन अब उसमें डॉक्टर्स का कोई ज़्यादा रोल नहीं। प्रॉब्लम अब ये देखो, आप देखो हॉस्पिटल में हो क्या रहा है। बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर का प्रॉब्लम कि जी डॉक्टर ने मार दिया। वेंटिलेटर चलते चलते रुक गया, डॉक्टर ने मार दिया। बच्चा अगर बर्न हो गया वो हीटिंग सिस्टम से, न्यूबॉर्न, डॉक्टर ने मार दिया। एक कंसेप्ट बन गया है कि डॉक्टर गड़बड़ कर रहा है, वेयर एज हो ये रहा है हॉस्पिटल एज एन इंस्टीट्यूशन इज फेलिंग, सोसाइटी एज ए कम्युनिटी इज फेलिंग। मरीज उसके द्वार तक पहुंच गया, हॉस्पिटल के द्वार तक। डॉक्टर के पास जो रिसोर्स है वो तो उतना ही यूज कर सकता है ना। जैसे उसके पास एक स्मॉल ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ वो मेजर एक ट्रॉमा केस को नहीं ले सकता। वो कहेगा जनाब आप इनको बड़े हॉस्पिटल ले जाइए। बीच में मरीज़ की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई और वो हमला हो जाएगा उस छोटे हॉस्पिटल पे, उस कैजुअलिटी में जहाँ वो गया था। तो ये सब एक मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हैं जिसका अनैतिकता के साथ ताल्लुक नहीं है, वो एक कुछ ऐसी समाज की मजबूरियाँ हैं। आइंस्टाइन ने कहा है that the bad people succeed because the good people don't oppose them. But अच्छी खबर यह है कि हमारे देश में ये परिस्थिति चेंज हो रही है। अच्छे लोग एकजुट हो गए हैं और वो बुराई को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इसी तरह रोक लगानी है, इसी तरह हमें अपने देश को और अपने समाज को आगे ले जाना है। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद। आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है, हम ऐसे क्यों हैं? आज खड़ा ये सवाल है,
समझदारी का अकाल है, हम ऐसे क्यों हैं आज खड़ा ये